नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और देश की बात में आज हम बात करेंगे देश में मुंह बाए खड़ी बड़ी समस्याओं की, आतंकवादियों की, अलगाववादियों की और माओवादियों की, और इनसे लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी देते सुरक्षा बलों के जवानों की भी। सुकमा में फिर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया है। हमारे जवानों की शहादत को रोकने के लिए, देश को समस्याओं से उबारने के लिए कौन है जिम्मेवार? जम्मू कश्मीर की भी हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आवाम बनाम जवान की लड़ाई बनाने के लिए कौन है जिम्मेवार? कैसे निकलेगा कश्मीर समस्या का हल? दुनिया में क्या जा रहा है संदेश? कश्मीरियों को क्यों याद आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी? सुनिए, सरकार में भी आज हम बात करेंगे कि गौरक्षकों से पीड़ित निर्दोषों की क्या गुहार है। कौन है हिंसक गौरक्षक? पीएम मोदी और सीएम योगी की चेतावनी से भी इन पर क्यों नहीं पड़ता है कोई असर? क्या है इनका इलाज? ये भी आपको दिखाएंगे। जम्मू से लेकर झारखंड तक फैल चुका है इनके आतंक का राज। घृणा और हिंसा के माहौल में अमन और भाईचारे का नवाजुद्दीन का संदेश भी आपके सामने रखेंगे। कभी फोन तो कभी व्हाट्सएप, तो अब फेसबुक के जरिए शुरू हुआ है 3 तलाक। इस तलाक के क्या दर्द हैं, सुनाएंगे एक औरत का ऐसा ही दर्द, उसकी जुबानी। साथ में बात करेंगे गायों के आधार कार्ड की भी, और उसके बाद बढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ बड़ी खबरों की ओर। और आज जो अहम मुकदमों की सुनवाई हुई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देश विदेश की तमाम अन्य खबरें भी आपके सामने होंगी। और साथ ही आज याद करेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के सफर को। और आज की देश की बात में पहली खबर ऐसी जिससे सुनकर हम सबका दिल भारी हो जाए। छत्तीसगढ़ में घात लगाकर किए गए नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 26 जवान आज शहीद हो गए। हमले में कई जवान घायल भी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर और जगदलपुर ले जाया गया है। जवानों की जवाबी फायरिंग में कुछ नक्सलियों को भी गोली लगने की खबर है। इस बीच मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हमले पर खेद जताया है और वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, ऐसा कहा है। गृह मंत्रालय राज्य सरकार से पूरी तरह से संपर्क में है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सुकमा में बुर्कापाल और चिंता गुफा के बीच घात लगाकर किए गए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन रोड ओपनिंग के लिए निकली हुई थी। नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। बहुत जबरदस्त हुआ। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी कमर में और घुटने में। मशीन गन मेरे कमर में लग गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा मेरे। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया। तो फायर करने के बाद हम लोग फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। फिर फायर करते करते एडवांस कर रहे हैं हम, फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उनका ज्यादा तादाद आदमी थे, घेरने का चक्कर में थे, इसलिए हम लोग फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। जवानों ने भी नक्सलियों की फायरिंग का जवाब दिया, लेकिन अचानक हुए इस हमले में 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर भेजा गया। जिस वक्त ये हमला हुआ, सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे जवान खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। इसमें काफी नक्सलियों का दबाव भी है और पुलिस का या सीआरपीएफ का भी उस पुल के निर्माण में काफी दिन से लगे हैं। न केवल मैं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ देशवासियों की ओर से हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सीआरपीएफ के करीब 90 जवान पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। घटना को सीआरपीएफ के लिए एक झटके के तौर पर माना जा रहा है, जो कुछ समय से लगातार नक्सलियों के खिलाफ सफल अभियान चलाए हुए है। साल 2010 में इसी इलाके में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
घात लगाकर हमला करना नक्सलियों की रणनीति का हिस्सा है। नक्सली अक्सर इसी तरह से हमले को अंजाम देते हैं। हाल के दिनों में ये सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला माना जा सकता है। इससे पहले भी कई मौकों पर नक्सलियों ने इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। साल 2013 में सुकमा में नक्सलियों ने सबसे बड़ा हमला किया। 25 मई 2013 को हुए इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मारे गए, जिनमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ला शामिल थे। 2012 में झारखंड के गढ़वा जिले में बरीगामा के जंगलों में नक्सलियों ने लैंडमाइन ब्लास्ट करके पुलिस दल पर बड़ा हमला किया। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 6 अप्रैल 2010 को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हमला किया। ये हमला सीआरपीएफ के जवानों पर अब तक के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक था। इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 76 जवानों की जान चली गई थी। 28 मई 2010 को पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर जिले में नक्सलियों ने हमला किया। जनेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो गई। 15 फरवरी 2010 को पश्चिम बंगाल में सेल्टा कैंप पर नक्सलियों ने हमला बोला। इस नक्सली हमले में अर्धसैनिक बल के 24 जवान शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN। और अब बात करते हैं कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा ने कश्मीर घाटी के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से आज दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि घाटी में हालात सामान्य होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा और घाटी में जो स्थिति है उसके लिए अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। कश्मीर घाटी में हिंसा और बीजेपी पीडीपी के रिश्तों में आई तल्खी के बीच दिल्ली में मोदी और महबूबा मुफ्ती की मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात में पत्थरबाजी से लेकर गठबंधन बचाने के मुद्दे पर बात हुई। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि घाटी में हालात सामान्य करने के लिए माहौल बनाने की जरूरत है और बातचीत के जरिए घाटी के हालात सुधारे जा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि घाटी में पत्थरबाजों को उकसाया जा रहा है। हालात इतने हम ठीक कर लेंगे कि उसके बाद डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो सकता है। जहां से पत्थर, दूसरी तरफ से गोली, तो ऐसे में बातचीत का होना मुमकिन नहीं है। पहले मैंने आपको बता दिया कि हालात को हम ठीक करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से अपील की कि सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कश्मीर पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए। महबूबा ने कश्मीर में बातचीत शुरू करने का समर्थन किया। पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। LK आडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। बीजेपी और पीडीपी के बीच मतभेद के सवालों पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोनों ही पार्टियां गठबंधन धर्म निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर मसले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। बीजेपी ने भी गठबंधन धर्म निभाने की बात कही। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के सवाल पर महबूबा ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों के बीच जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच गृह मंत्रालय ने कश्मीर के हालात को लेकर उच्च स्तरीय बैठक शुरू कर दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर के हालात को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, IB डायरेक्टर और गृह सचिव के साथ बात कर राज्य के हालात पर आज उन्होंने चर्चा की है और इस बात के तमाम रास्ते तलाशे गए कि कैसे जल्द से जल्द कश्मीर में हालात सामान्य किया जा सके। उधर कश्मीर में अलगाववादी पत्थरबाजी को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने ऐसे करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान की है जो युवाओं को भरमाने का काम कर रहे थे। सोमवार को घाटी में स्कूल भी कई दिनों के बाद खुले। हालांकि कुछ एक स्थानों पर छात्रों ने फिर सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाए, जिससे हालात सामान्य होने से रह गए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद बंद हुए स्कूल कॉलेज सोमवार को दोबारा खुले, लेकिन एक बार फिर छात्रों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। SP कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। 12 अप्रैल को छात्रों के प्रदर्शन के बाद पुलवामा में स्कूल कॉलेजों को बंद करा दिया गया था।
काफी लंबे वक्त से स्कूल और कॉलेज अलगाववादियों के निशाने पर रहे हैं। अलगाववादी नहीं चाहते कि कश्मीर घाटी का कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उनकी मंशा चंद पैसों के लिए उन्हें सेना के सामने ढाल की तरह इस्तेमाल करने की रहती है। हालांकि अब इसका विरोध शुरू हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्कूल बंद करना ही नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों को ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें पता है कि अब तक इन लोगों ने बहुत ज्यादा जंग वंग किए, उससे हमें क्या फायदा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की तालीम खराब हो गई। अलगाववादी पत्थरबाजी के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाधा डालने और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के लिए युवाओं को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उकसाया जाता है। ऐसे करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुपों पर सरकार और खुफिया एजेंसियों की नजरें हैं। उनमें से करीब 90% को अब बंद करा दिया गया है। जो लोग एडमिन थे और ज़बरदस्ती इस तरह की मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड कर रहे थे और इंसाइट कर रहे थे लोगों को कि फलाना जगह इनकाउंटर है, कि वहाँ पहुँच जाइए और वहाँ पे पथराव करिए और फलाना और ढिमकाना, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है और कुछ लोग इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। अलगाववादियों की कोशिश युवाओं को उनकी राह से भटकाने की है, ताकि युवा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ इकट्ठा हो। अलगाववादी नहीं चाहते कि कोई सरकारी योजना या कोई सरकारी मदद कश्मीर के लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भड़काने में आसानी हो। बावजूद इसके सेना और सरकारी कर्मचारी बिना डरे पूरे धैर्य के साथ कश्मीर घाटी में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बीच PDP के पुलवामा जिलाध्यक्ष अब्दुल गनी की आतंकियों ने हत्या कर दी है। आज दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रोहम गांव में आतंकियों ने गोलीबारी कर अब्दुल गनी पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से दक्षिण कश्मीर में किसी PDP नेता पर यह तीसरा हमला था। और अब बात करते हैं अटल फार्मूले की। आज महबूबा मुफ्ती जब दिल्ली में थी तो उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अब अटल फार्मूले पर काम करने की ज़रूरत है और शायद यही वो फार्मूला है जिसके रास्ते कश्मीर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जी हाँ, आज कश्मीर समस्या देश के सामने मुंह बाए खड़ी है। सुरक्षा बलों के जवानों के रोज अपमानित होने के वाकये हमारे सामने आ रहे हैं। पत्थरबाजों और आम आवाम के प्रदर्शन भी थमने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो कश्मीर पर ये तक लिख दिया कि यहाँ पर जनता पर ज्यादती हो रही है। ऐसे में कश्मीरियों को अटल बिहारी वाजपेयी का कश्मीर फार्मूला याद आ रहा है। क्या है ये फार्मूला और क्या वाकई इस फार्मूले पर चलकर कश्मीर समस्या का हल निकाला जा सकता है? देखिए खास रिपोर्ट। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अल्फाज कश्मीरियों के दिल में बसे हैं। वाजपेयी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के मद्देनजर कश्मीर समस्या के हल की बात करते थे। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल पूरा होता है। उनका मानना था कि बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। बंदूक से आदमी को मारा जा सकता है, मगर उसका भूख नहीं मिटाई जा सकती। बेशक वाजपेयी की कश्मीर नीति से तब संघ और बीजेपी के नेता बहुत सहमत नहीं थे। वाजपेयी तो अच्छा है, मगर पार्टी ठीक। करगिल पर हमले से लेकर संसद पर हमले तक के लिए सहयोगी अटल जी को जिम्मेदार मानते थे। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं। लेकिन वाजपेयी जी दुर्रियत से लेकर पाकिस्तान तक बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने दिए। दोनों तरफ से फैसले होने चाहिए कि हम मिलकर रहेंगे। क्या जरूरत थी लड़ाई की? जो सवाल है, जो मसले हैं, आपस में बातचीत करके हल करो। आडवाणी जी भी आतंकवाद से लेकर जम्मू कश्मीर के मामले में एक हाथ से ताली बजाने के पक्षधर नहीं थे। उन्हें लगता था कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है जो देश के दुश्मनों से सख्ती से नहीं निपटता, उसे इजराइल की तरह होना चाहिए। उन्होंने वाजपेयी मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनते ही हॉट परस्यूट की बात कही। आज कश्मीरियों को लग रहा है कि मोदी सरकार आडवाणी की नीतियों पर चल रही है। यही वजह है कि महबूबा ने अटल की कश्मीर नीति का हवाला देकर बातचीत का दरवाजा खोलने की मांग की। बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी, तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं। और उसी पॉलिसी की वजह से PDP और BJP एक साथ हैं कि जब बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया तो खुद उनके नवासे की शादी में बिन बुलाए पहुंच गए। लेकिन पठानकोट हमले में मोदी सरकार का पूरा जोश खत्म कर दिया। सरकार और आरएसएस में सख्त कश्मीर नीति की हिमायत शुरू हो गई। कश्मीर समस्या को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया और देश भर के चुनाव में भुनाना शुरू हो गया। धारा 370 हटाने के लिए देश भर में बहस शुरू करवा दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ये संदेश पाकिस्तान के साथ कश्मीर के अलगाववादियों को भी दिया गया। लेकिन पथराव करने वाली ये वही कश्मीरी आवाम है जिसने मोदी के पीएम बनने के बाद हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में दिल खोलकर मतदान किया था। समझने की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि हाल के उपचुनाव में 93% लोगों ने वोट नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ कि सन 80 और सन 1996 के चुनाव में भी हिंसा हुई, लेकिन इस बार औरतें, बच्चे, नौजवान हाथ में हथियार के बजाय निहत्थे सड़कों पर उतर गए। सन 2016 तो कश्मीर के लिए बहुत बुरा रहा। महीनों लंबी हड़ताल चली, स्कूल कॉलेज बंद रहे, 1500 जवान जख्मी हुए, 90 लोग मारे गए। आज कश्मीर में अंधा कर देने वाली पायलट गन AK-47 के अलावा कोई हमारा न बचा। मुद्दों पर कश्मीर से कोई बात नहीं हो, इसलिए राष्ट्रवाद और सेना के बलिदान को सियासत का मुद्दा बना दिया गया। बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती है और अभी जो माहौल बन रहा है मुल्क के कई हिस्सों में, खास तौर पर उन इलाकों में जहां बीजेपी की रियासती सरकारें हैं, ऐसे इश्यूज को खड़ा किया जा रहा है जो हमारी नज़रों में नॉन इश्यूज हैं, लेकिन बदकिस्मती से नफरत फैलाने का जरिया बन जाते हैं। पहले आपको तय करना होगा कि आपको जम्मू कश्मीर की जमीन से मोहब्बत है या कश्मीरियों के दिल पर राज करना है। सेना के साथ बदसलूकी के वीडियो जिस तरह से प्रचारित किए जा रहे हैं, उससे साफ है कि वो देशद्रोही बताए जा रहे हैं। इसका असर मेरठ, चित्तौड़गढ़ और पिलानी में देखने को मिल रहा है। कश्मीरियों को अपने ही वतन से बेदखल होने को मजबूर किया जा रहा है। कश्मीरियों के लिए इंटरनेट बंद होने के बावजूद कश्मीरी दर्जी को सेना की जीप से बांधकर घुमाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। आलम यह है कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स भी कश्मीर घाटी में जाति के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहा है। आप कूटनीतिक लड़ाई हार रहे हैं। आपको लगता है कि देश भर में मोदी को मिल रही जीत से कश्मीरी खौफजदा हो जाएंगे, वरना ठीक कर दिए जाएंगे। लेकिन तवारीख बताती है कि पाकिस्तान के ऐसे ही मंसूबों पर बांग्लादेश ने पानी फेर दिया था। आपको ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि हुर्रियत के मिजाज 7वें आसमान पर हैं, लेकिन बातचीत का जरिया निकालना होगा। आज आतंकवादियों से ज्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम को अलगाववादी अपनी राजनीति के लिए ढाल बना रहे हैं और आप हैं कि ढाल पर वार कर रहे हैं। आपको बातचीत का रास्ता कायम करना होगा। 56 इंच के बजाय जनसेवक के भाव से समस्या पर चिंतन की जरूरत है। अटल जी ने उस वक्त पाक को मिलकर नक्शा बदलने में मदद का संदेश दिया था। जो सवाल है, जो मसले हैं, आपस में बातचीत करके हल करो। लेकिन मोदी जी को सोचना होगा, नक्शा बदलने के लिए पाक की मदद में मध्यस्थता के लिए अमेरिका भी तैयार बैठा है। दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं, घाटी में आवाम और जवानों की मुठभेड़ के लिए कौन जिम्मेवार है। पंचशील के सिद्धांत वाले देश की मोदी सरकार की छवि नरसंहार करने वाली सरकार की बनाई जा रही है। अब और देर ना करना होगा, इंतजार का वक्त नहीं बचा है। हम फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मगर हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए। अंशुमान त्रिपाठी, APN। दोनों तरफ से फैसले होने चाहिए कि हम मिलकर रहेंगे। उधर गौ रक्षा के नाम पर लोगों को परेशान करने का धंधा अब जोर पकड़ता जा रहा है। देश भर में गौ रक्षा के नाम पर कई दुकानें खुल गई हैं, चाहे जम्मू की बात हो या फिर झारखंड के गिरिडीह की। तथाकथित गौ रक्षक गोवंश की रक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों की पिटाई करते भी दिख रहे हैं और सरकार इस पर क्या कर रही है, ये जानकर आश्चर्य हो रहा है। गौरक्षा के नाम पर कथित गौरक्षकों की बर्बरता जारी है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जहां गौरक्षा के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है।
जम्मू के रियासी इलाके का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। तंबू में मौजूद महिला कथित गौ रक्षकों से रहम की भीख मांग रही है, लेकिन पत्थर दिल गौ रक्षकों की हैवानियत में कोई कमी नहीं आती है। खुद को गौरक्षक बताने वालों ने 9 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। गौरक्षकों ने पूरे परिवार की लोहे की रॉड से पिटाई की। पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखती रही। पीड़ित परिवार खानाबदोश लोग हैं जो अपने मवेशियों को साथ लेकर चलते हैं। हमारा एक छोटा सा बच्चा था, वो 10 साल का था, वो गायब हो चुका है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है वो जिंदा है कि मर गया। इसलिए बूढ़े इंसान, बुजुर्ग इंसान को सर उन्होंने बहुत मारा और हमारे पर हमला ऐसा किया कि हमें जान से मारकर वो दरिया में डालना चाहते थे। इस तरह का एक और मामला झारखंड के गिरिडीह में सामने आया, जहां गौवंश से भरा ट्रक मिलने के बाद करीब 2 घंटे तक जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। खबरों के मुताबिक उपद्रवियों का मकसद मामले को भड़काने का था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया। लोग नहीं माने, आगजनी का प्रयास तीनों गाड़ियों में किया गया और पथराव भी किया गया और कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया हम लोग के द्वारा और प्राथमिकी अब दर्ज कर ली जा रही है और कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे। देश भर में गौरक्षा के नाम पर तथाकथित गौरक्षकों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। कथित गौरक्षकों को लेकर पीएम मोदी बयान दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि देश को फर्जी गौरक्षकों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की भी अपील की थी। लेकिन देश में जिस तरह गौरक्षा के नाम पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, निर्दोष लोगों की पिटाई की जा रही है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार सिर्फ बयानों तक सीमित है और कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर रहा है। इस मामले में वक्त रहते सरकार को सचेत होने और अतिवाद को बढ़ावा देने वालों पर नकेल कसने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। ऐसा कौन होगा जो गायों के हमारे जीवन में योगदान से इनकार करेगा, जो हम गायों की प्रकृति में योगदान से इनकार करेगा। लेकिन गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे अब वो डराने लगी हैं। हमारे स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार के तहत आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। गोरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और बदसलूकी की चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कड़े शब्दों के बावजूद गोरक्षा के नाम पर असामाजिक तत्व लगातार बवाल काट रहे हैं। सबसे बड़े प्रदेश यूपी में पुलिस महानिदेशक को पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्यों कहना पड़ा कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी? आखिर क्यों इन असामाजिक तत्वों पर लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार? क्यों फेल हो रहा है देश का कानून इनके सामने? इन सभी सवालों का जवाब हम खोजेंगे अपने इस स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में। तो जैसा कि आपने इसके पहले की रिपोर्ट में देखा कि देश भर में एक बार फिर से गौ रक्षकों के नाम पर कानून को हाथ में लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड के बाद अब दिल्ली में भी ऐसे सामाजिक तत्व आतंक का माहौल पैदा करने में लग गए हैं। लेकिन पुलिस इन पर नकेल कसने के बजाय पीड़ित से ही पूछताछ शुरू कर इनके आरोपों की पड़ताल शुरू कर देती है। ज्यादातर मामले गलत निकल रहे हैं, लेकिन इन तरीकों से बीजेपी शासित सरकारों की छवि पर बहुत असर पड़ रहा है और खासकर जननायक की क्षमता रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली है उसको भी लेकर तरह तरह की बहस शुरू हो गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा था कि ऐसी गुंडागर्दी पर रोक लगाना जरूरी है। गौरक्षा के नाम पर की जा रही क्रूरता देख किसी का भी दिल दहल उठेगा। जम्मू के डेसी जिले में औरतें रहम की गुहार लगाती रहीं, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजा। ये कायर गौरक्षक गौ माता के नाम पर आतंक का राज स्थापित करना चाहते हैं। इसका बाकायदा एक अर्थशास्त्र है। रसीद कट्टे लेकर चलने वाले भगवा गुंडों की मारपीट के बाद बख्शने की कीमत मांगने के मसले सामने आए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने जिस व्यंग्यात्मक तरीके से इनकी खिल्ली उड़ाई है, देखने के काबिल है। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात
एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद गौरक्षा और हिंदुत्व के नाम पर ऐसी तमाम दुकानें खुल गई हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कुछ दिन तक खामोश रहे गौरक्षक अब जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे मध्य भारत को अपनी चपेट में ले चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही विचारक गोविंदाचार्य भी कानून को हाथ में लेना गलत मानते हुए सवाल उठाते रहे हैं कि दूध देना बंद करने वाली गाय को आखिर बेचा ही क्यों जाता है। वे पूछते हैं कि गाय आखिर हिंदू के खूंटे से खोली क्यों जाती है। बेचने वाला भी अच्छे से जानता है कि गाय का हश्र क्या होगा। सब जानते हैं कि आमतौर पर गाय हिंदू पालते हैं। गौ माता कहकर गौदान करने वाले हिंदू भी दूध न देने वाली गाय का बोझ उठाने की हालत में नहीं है, लेकिन जुल्म उसे सहना पड़ता है जो अनुपयोगी गाय को खरीदता है, फिर अपनी जान बचाने की कीमत अलग से अदा करता है। लेकिन गौरक्षा के बहाने हिंदुत्व के पहरुओं देश भर में सक्रिय हो गए हैं। हरियाणा के मेवात में तो बकायदा कुछ पुलिस चौकियां हिंदू पुलिस चौकियां कहलाती हैं। पुलिस इन गौरक्षकों के इशारे पर इंसाफ में जुट जाती है। प्रधानमंत्री मोदी या यूपी के मुख्यमंत्री योगी चाहे कुछ भी कहें, ये जानते हैं कि इनकी हरकतों का सियासी फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। चेतावनी के बाद रोज बढ़ती ऐसी घटनाएं सरकार और प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पुरानी लोकोक्ति है कि खासकर भारत में ये लोकोक्ति बहुत मशहूर रही है कि कोई भी देश तब तक सुरक्षित है जब वहाँ की स्त्री को सम्मान मिल रहा है, वहाँ गायों की सुरक्षा हो रही है। गौ रक्षा के नाम पर तो जो स्थिति है वो हमने देखी है। अब हम बात करते हैं स्त्री सम्मान की। स्त्री सम्मान सबसे ज़्यादा आहत तब होता है जब वो प्रत्यक्त किया जाता है। 3 तलाक पर तकरार जारी है। स्त्रियों को जो इस जुल्म का जो सामना करना पड़ रहा है वो भी लगातार जारी है। जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ कट्टरवादी संगठन 3 तलाक के मुद्दे पर बात करने से आम तौर पर परहेज करते हैं, वहीं देश में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, जिसमें 3 तलाक का सहारा लेकर मुस्लिम महिलाओं का शोषण भी कुछ ऐसे ही जारी है। ऐसे में वाकई कितना सम्मान करने लायक स्थिति है स्त्रियों की, खासकर मुस्लिम समुदाय में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमरोहा के राष्ट्रीय स्तर की नेटबॉल खिलाड़ी शुमाइला जावेद को उसके शौहर ने पहले फेसबुक पर और फिर फोन पर 3 तलाक बोल दिया, जबकि हैदराबाद की सुमाइना को उसके पति ने दुबई से व्हाट्सएप पर 3 तलाक लिखकर भेज दिया और कहा कि ये उसका बर्थडे गिफ्ट है, जो करना हो कर लो। गाजियाबाद की लोनी में रहने वाली 2 बहनें भी परेशान हैं। 3 तलाक की पीड़ित दोनों बहनों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। दोनों सगी बहनों की शादी बागपत के 2 सगे भाइयों से हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों सऊदी अरब चले गए और इसके बाद बड़ी बहन के शौहर ने फोन पर तलाक दे दिया, जबकि छोटी बहन के पति ने खत भेजकर तलाक का फरमान सुना दिया। 3 तलाक को लेकर के सरकार गंभीर है, लेकिन फिर भी 3 तलाक के मामले में लगातार इजाफा होता जा रहा है। संभल में एक शराबी पति ने घर में पहुंचकर पहले तो पत्नी की पिटाई कर दी और फिर उसे तलाक 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 बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, इस शख्स ने 2 महीने तक पत्नी को कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया। किसी तरह से छिपकर महिला न्याय की गुहार लगाने स्थानीय कोतवाली पहुंची। शुरू से ही ये लोग टॉर्चर कर रहे थे, इसको दहेज के लिए मांग लगातार कर रहे थे। एक्चुअली क्या, इसके वालिद की भी डेथ हो चुकी है और भाई भी छोटे छोटे हैं। अब वो जो इसका हस्बैंड है उसकी ख्वाहिशातें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी मालदार लोग हैं और शुरू से ही वो चाहते थे कि हमारी शादी अच्छी तरीके से हो, लेकिन वो लोग अच्छी बेहतरीन शादी होने के बाद भी फिर उन्होंने उनकी डिमांडें बराबर जारी रहीं, उसकी लड़की को प्रताड़ित बराबर करते रहे। फतेहपुर में भी 3 तलाक का एक मामला सामने आया है, जिसमें शौहर ने दूसरी शादी कर 5 बच्चों की मां को तलाक दे दिया। महिला का कसूर इतना था कि वो अपनी मां की तबीयत खराब होने पर 1 सप्ताह के लिए मायके चली गई थी। अब पीड़ित महिला ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि 3 तलाक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि दूसरी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद न हो। मेरे बच्चों को मुझको मारकर 12 बजे दिन में मुझको जबरदस्ती घर से निकाल दिए, तो वहाँ से मैं हथगांव थाना से यहीं तक बाबूजी पैदल लेकर अपने बच्चों को दिन में 12 बजे आए।
मेरे माँ बाप थे वहाँ, मेरे माँ बाप बोले कि मेरी लड़की की कैसे तलाक दे रहे हो तुम, मेरे बच्चे नन्हे नन्हे कहाँ जाएंगे, तो कहीं जाइए दूसरा कहीं कर लीजिए जाकर, हमारे यहाँ कोई ठिकाना तुम्हारी बच्ची का नहीं है, नहीं रखती। कहीं पीएम से तो कहीं सीएम से न्याय की गुहार हो रही है। वैसे केंद्र और यूपी सरकार ने पहले ही इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है कि वो 3 तलाक के खिलाफ है, लेकिन इस पर सबकी रजामंदी से ही सरकार आगे बढ़ना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बात आई है तलाक की, मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है, हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में भले ही 3 तलाक खत्म करने पर बहस चल रही हो, पर पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका समेत 22 देश इस कुप्रथा को खत्म कर चुके हैं। दूसरी ओर भारत में मुस्लिम संगठन शरीयत का हवाला देकर 3 तलाक को बनाए रखने के लिए हस्ताक्षर अभियान से लेकर अन्य जोड़तोड़ में लगे हुए हैं। साल 2011 की जनगणना के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1000 मुस्लिम महिलाओं में से 5 महिलाओं के तलाक हुए हैं, तो वहीं हिंदुओं, सिखों और जैनियों में ये संख्या 2 से 3 के बराबर है। आंकड़ों के मुताबिक 20 से 34 साल की शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं का तलाक सबसे ज्यादा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो महिलाओं का दर्द है, गौरक्षकों का बेरहम रवैया है। इसी बीच 21वीं शताब्दी में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा विकास की ओर बढ़ रहा है, उसी दौर में भारत में एक वैश्विक ताकत के तौर पर खुद को स्थापित कर रहा है। 3 साल पहले केंद्र में एक नई सरकार गठित हुई, वहीं 1 महीने पहले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार सत्ता में आई है। यूपी में सरकार गठन के बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि मौजूदा सरकार शायद एक वर्ग विशेष के लिए काम करती है। हर एक योजना परियोजना में रामायण महाभारत का जिक्र किया जाता है और ऐसे में उदाहरणों के साथ सतत रूप से आगे बढ़ने की बात कही जाती है। इतिहास पर और पौराणिकता पर गर्व करना बेहतर है, लेकिन ये भी सवाल है कि क्या द्वापर और त्रेता युग के आदर्श कलयुग में सफल होंगे, या फिर जिन व्यवस्थाओं में हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास उपयुक्त तकनीक तैयार है या नहीं। प्रदेश के लिए प्राथमिकताएं क्या हैं और उनको तय कैसे किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने आज कुछ तमाम सवालों के इसी तरह से जवाब दिए हैं और आज क्या कुछ उन्होंने प्राथमिकताएं बताई हैं खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आजादी के बाद से विकास की राह तक उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदें हर बार बनती सरकार के साथ बढ़ती हैं और 5 साल पूरा होते होते हताशा में बदलते भी देखा गया है। 2012 में अखिलेश के युवा चेहरे पर जनता ने भरोसा दिखाया था। कई तरह के उहापोह के बीच प्रदेश झूलता रहा और आखिरी पड़ाव में परिस्थितियां ऐसी बदली कि परिवार के साथ साथ सरकार भी बिखर गई। 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बीजेपी से भी ऐसी ही उम्मीद लोगों की जुड़ी, लेकिन सीएम के तौर पर आदित्यनाथ योगी का नाम सामने आने पर थोड़ी नाउमीदी इसलिए हुई कि कहीं किसी वर्ग विशेष को प्राथमिकता और किसी दूसरे वर्ग पर ज्यादती न हो। हालांकि 1 महीने के कार्यकाल में ये आकलन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी है हर योजना परियोजना, नसीहत, हिदायत, उदाहरण के साथ रामायण या महाभारत को जोड़ दिया जाता है। ऐसा ही आज भी नजर आया। मौका था लखनऊ में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम का, जहां वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बयार बहाने को लेकर रोड मैप सभी के सामने रख रहे थे। सीएम योगी ने सुदामा और कृष्ण से संबंधित एक कहानी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे कैशलेस की शुरुआत द्वापर युग में ही हो गई थी। मुझे लगता है कि आप सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति यह व्यवहार किया था। कैशलेस ट्रांजैक्शन का यह परंपरा। वहीं कुछ दिन पहले योगी ने 3 तलाक पर महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा था कि जैसे द्रौपदी के चीरहरण के वक्त वहां सभा में मौजूद सभी लोग मौन बनकर दोषी हुए, वैसे ही 3 तलाक पर जो मौन है वो भी अपराधियों के जैसे है। इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था। अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को
और मौन लोगों को भी। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या उदाहरण और बातें सिर्फ हिंदू धर्म के इर्द गिर्द ही घूमेगी? क्या हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाना है? अगर ऐसा ही है तो इसका खुलकर ऐलान कर दिया जाना क्या उचित नहीं रहेगा? पहले रामायण, राम और राम मंदिर के जरिए राजनीति को अपने हित के लिए साधा गया और अब महाभारत के प्रसंगों का उदाहरण। आखिर मंशा क्या है? क्यों मोदी और योगी के सपनों का भारत धर्म की परिधि से मुक्त नहीं हो पा रहा? और दूसरा सवाल ये कि जिस प्रदेश में पर्याप्त पोषण, किसानों को फसली मुआवजा, गन्ने के भुगतान, सिंचाई के लिए बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, साक्षरता और अपराध जैसी समस्याएं सिर उठाए खड़ी हैं, उस प्रदेश में प्राथमिकता क्या और कैसे तय हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूं उपमाएं कुछ भी दिए जाएं, प्रतीक कोई भी चुने जाएं, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य विकास का है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। सबका साथ सबका विकास का है। इसलिए चाहे कोई भी प्रतीक हो, कोई भी उपमा हो, यदि ये लक्ष्य हासिल हो गया तो सब कुछ जायज़ ही होगा, सब कुछ उचित ही होगा। यूं प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब हाल में ही अपने सांसदों से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि आप सभी हनुमान की तरह कार्य करें और अपने काम पर ही ध्यान दें और सबकी न सुनें। चलिए अब बढ़ते हैं। हनुमान और राम, रामायण, महाभारत की चर्चा हो रही है तो एक ऐसा परिवार है जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले से चल रही महाभारत अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, मैं बात कर रही हूं यदुकुल की। मुलायम परिवार में चल रही जंग क्या अपने अंजाम तक पहुंच गई है? इस महाभारत का क्या कोई वाकई अंजाम है? ये देखना, सुनना, जानना दिलचस्प है। यूपी में चुनाव खत्म हो गया है और समाजवादी पार्टी की बड़ी हार भी हो गई है। ऐसे में चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच चल रहे शीत युद्ध ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। जहां शिवपाल यादव ने अखिलेश से पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने की बात कही है, वहीं अखिलेश गुट शिवपाल का कद पार्टी में और कम करने की जुगत में लगा हुआ है। ये महाभारत कहां तक पहुंची है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी में चल रही जंग में आखिर क्या होगा? क्या शिवपाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर मुलायम सिंह यादव एक बार फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? चाचा शिवपाल ने अखिलेश के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश को कांग्रेस के साथ गठबंधन कर पार्टी को गर्त में ले जाने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शिवपाल ने फतेहपुर के डाक बंगले में मीडिया के जरिए अखिलेश से अपना वादा पूरा करने की बात कही। शिवपाल ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने का वादा किया था और अब नैतिकता के आधार पर उन्हें ऐसा करना चाहिए। नैतिकता भी है, नैतिकता है। अब उनके कार्यकाल में अध्यक्ष भी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री भी थे, लोकसभा के चुनाव भी हुए तब भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, मुख्यमंत्री भी थे, तब भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। तो नैतिकता भी है और जो कहा था तो हमारी सलाह है वो पूरा करें। इससे पहले मैनपुरी में भी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिवपाल ने अखिलेश को अध्यक्ष पद छोड़ने की नसीहत दी थी। उधर मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने चुनाव के दौरान अखिलेश पर निशाना साधा था। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने भी 2 बार पहुंचे थे। लखनऊ के कैंट क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद अपर्णा ने टिप्पणी की थी कि कुछ अपनों के चलते ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल उनका इशारा अखिलेश यादव की तरफ था, जो मौजूदा स्थिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं प्रतीक और अपर्णा पार्टी में खुद को सहज नहीं महसूस कर पा रहे हैं। उनकी सीएम योगी से मुलाकात इसी कड़ी का हिस्सा है। विवाद को अपने आपस में बैठ करके हल करना चाहिए, बजाय इसके कि जनता के बीच में ये बयानबाजी हो। उससे अच्छा ये है कि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के सांसद, विधायक सब लोग मिल करके इसमें कोई सरमान हल निकालें। दूसरी ओर पार्टी में हावी अखिलेश गुट शिवपाल यादव का कद बोना करने में जुटा हुआ है। पिछले दिनों लखनऊ में अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें शिवपाल को नहीं बुलाया गया। वहीं पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में शिवपाल यादव का नाम लिए बिना अलग पार्टी बनाने का ऐलान करने वालों के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और वितर्कवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। समाजवादी पार्टी जिसको कि 2012 में
220 सीटें मिली थी वो गिर के कहाँ पे आ गई। तो इस बात का अंदाज़ तो समाजवादी पार्टी के जो तमाम लोग जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई उन सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी आपस के झगड़ों की वजह से ये पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब जबकि दोनों गुटों की ओर से तलवारें मैदान से निकल चुकी हैं, देखना होगा पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव क्या रुख अपनाते हैं। हाल में मुलायम सिंह ने शिवपाल को नई पार्टी बनाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद शिवपाल ने पूछा था कि मौका आने पर आप पलट तो नहीं जाएंगे। शायद शिवपाल का पूछना वाजिब था, क्योंकि मुलायम सिंह के हाल में विरोधाभासी बयान आए हैं। उन्होंने हार का ठीकरा बेटे अखिलेश पर फोड़ा तो है, लेकिन पार्टी में किसी भी तरह के मनमुटाव से इनकार किया है और कई बार अखिलेश का बचाव भी किया है। ऐसे में टूट की कगार पर पहुंच गई उसी पार्टी को जिसकी उन्होंने नींव रखी थी, क्या मुलायम बचा पाएंगे? बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और आगे देखेंगे कि कैसे तमिलनाडु में एक बार फिर से जोर पकड़ रही है भाषा की राजनीति, खासकर हिंदी भाषा के प्रति घृणा की राजनीति। लेकिन इस वक्त देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। दिल्ली निकाय चुनाव के नतीजे, चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल्स को देखते हुए आगे की रणनीति तैयार करने पर विचार शुरू हो गया है। सोमवार को आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ सदस्य दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात सिर्फ MCD चुनाव को लेकर हुई। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के अलावा जूस की बिक्री अब आर्मी कैंटीन में नहीं होगी। ये फैसला भारतीय सैन्य बलों के रिटेलिंग प्लेटफॉर्म कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने जूस की खराब गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर किया। आंवला जूस के बैच की कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में जांच की गई तो उत्पाद को उपयोग के लिए ठीक नहीं पाया गया। इसके बाद CSD ने इस उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दी। शराबबंदी के बाद भी बिहार में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि शराबबंदी की वजह से पर्यटकों की संख्या कम होने की बात गलत है। ये पूरी तरह से कुतर्क है कि शराब बंद होने का असर पर्यटकों की संख्या पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2015 की तुलना में बिहार आने वाले देशी पर्यटकों की संख्या 68% और विदेशी पर्यटकों की संख्या 9% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आप हिंदी में भी अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक प्रोविजन किया है। संसद की एक कमेटी ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी, जिसमें प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में मंजूर किया था। लिहाजा आप हिंदी में भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएम के पार्टी के लिए एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसे लेकर वो अब आगे बढ़ना चाहेगी। उधर दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं। दिल्ली में MCD चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 26 अप्रैल को वोटों की मतगणना की जाएगी। तमाम चुनावी सर्वे बीजेपी को विजयी बता रहे हैं। एक ऐसा वक्त था जब MCD में 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जूझ रही थी, लेकिन दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश भर दिया, जिसका फायदा पार्टी को MCD चुनाव में मिलना तय है। और कहा यह जा रहा है कि इन चुनावों के जब रिजल्ट आएंगे तब शायद सभी ये कहेंगे कि एक तिवारी सब पर भारी। देखिए रिपोर्ट। छब्बीस अप्रैल को MCD चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी में उत्साह का माहौल है। तमाम चुनावी सर्वे और खुद बीजेपी की रिपोर्ट में पार्टी MCD चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। लेकिन 10 सालों से MCD पर काबिज बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं थी। उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हावी थी। पार्टी के अंदर भी भितरघात की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दिल्ली में नेतृत्व बदलने के बीजेपी के फैसले ने सारा खेल पलट दिया। जो बीजेपी कल तक पीछे दिखाई दे रही थी, उसने चुनाव आते आते सभी को पीछे छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी को शायद नतीजों का एहसास है, लिहाजा पार्टी ने सफाई देना शुरू कर दिया है। नहीं, एक्सपेक्टेशन की बात, हमने तो ईवीएम की शिकायत की है। हमने तो लगातार हम कह रहे थे कि भाई आप 2006 के पहले की ईवीएम का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2006 के पहले की ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा। बहुत सारी शिकायतें उसमें मिली हैं। मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी ने जो बढ़त बनाई वो अंत तक जारी रही और शुरू में बैकफुट पर दिख रही बीजेपी MCD के चुनावी मैदान में देखते ही देखते फ्रंट फुट पर आ गई। मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी आप और कांग्रेस से कोसों आगे निकल गई। दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। इतने कम समय में इस प्रकार का लूट खसोट
किसी पार्टी और व्यक्ति द्वारा नहीं हुआ होगा जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किया। कि हमारे सामने जो व्यक्ति था ना, वो इतना साजिश करता था कि रोज उसकी साजिश को कंडेम करना पड़ता था। बीजेपी के पास भले 56 इंच का सीना हो, लेकिन हमारे पास 56 इंच की जीभ है। मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी का ये पहला बड़ा टेस्ट था, जिसमें बीजेपी फुल मार्क से पास होती दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी लगातार तीसरी बार एमसीडी की सत्ता हासिल करती है तो उसमें एक बड़ा योगदान स्थानीय नेतृत्व का भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बढ़ते हैं अदालत की कुछ खबरों की ओर। भारत बांग्लादेश सीमा पर गाय संरक्षण और पशुओं की तस्करी को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने इस मसले पर कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में गाय के लिए आधार के तर्ज पर एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूआईडी की भी मांग की गई है। यूआईडी नंबर में उम्र, नस्ल, लिंग, स्तनपान, ऊंचाई, शरीर, रंग, सींग, प्रकार, पूंछ, स्विच और जानवरों के विशेष अंकों का विवरण होना चाहिए। साथ ही गाय और उसके बछड़े के लिए भी यूआईडी देश भर में अनिवार्य हो। सिफारिशों में हर जिले में कम से कम 500 जानवरों के लिए शेल्टर होम की बात कही गई है। शेल्टर होम के लिए पैसा राज्य सरकार को देना चाहिए। मौजूदा आश्रय घरों में सुविधा और मानव संसाधनों की कमी है। संकट में किसानों के लिए योजना शुरू की जानी चाहिए ताकि वे दूध देने की उम्र से परे पशुओं को नहीं बेच सकें। उधर सेना में सहायक प्रथा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सेना प्रशासन को नोटिस भेजा है। ये नोटिस एक पत्रकार की जनहित याचिका पर दिया गया है। याचिका में सहायक सिस्टम के गलत इस्तेमाल की शिकायत की गई है और समीक्षा की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि सेना में अधिकारियों के साथ सहायक के रूप में जवानों की नियुक्ति की जाती है। पिछले दिनों कुछ जवानों ने शिकायत की थी कि ऑफिसर निजी काम के लिए सहायकों का गलत इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल से 4 साल तक हर साल 3200 दारोगाओं की भर्ती होगी और इन 4 सालों के दौरान लगभग 1,36,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती होगी। पुलिस में खाली पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए रोड मैप में ये बात कही गई है। ये रोड मैप देश के 6 राज्यों में पुलिस के खाली पदों की भर्ती के लिए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 6 राज्यों से भर्ती का रोड मैप मांगा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जनवरी 2018 से 2021 के बीच ये भर्तियां की जाएंगी। सरकार ने ये भी कहा कि हर साल जो अधिकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा वही पूरी भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस रोड मैप को मंजूर कर लिया है, लेकिन उसने कहा है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है तो अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। यूपी पुलिस में इस वक्त 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। और अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं से हर कोई परेशान है। यही कारण है कि अब सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने आतंकियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कट्टरपंथी जिंदा पकड़े गए तो वह उन्हें खा सकते हैं। नशा माफियाओं और गोलियां चलवाकर उनकी कमर तोड़कर रख देने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने अब आतंकियों पर कड़ा हमला बोला है। बोहल के सेंट्रल रिजॉर्ट में आतंकी हमले की घटना के बाद भड़के रोड्रिगो दुतर्ते ने कहा कि जिस समय उनका मूड खराब हो और उस समय आतंकी उनके सामने आए तो वो उन पर नमक और सिरका लगाकर उनका कलेजा खा लेंगे। दुतर्ते ने कहा कि अगर आतंकी चाहते हैं कि वो जानवर बन जाए तो ठीक है, वो उनसे भी 50 गुना क्रूर हो सकते हैं। जब दुतर्ते ने ये कहा तो लोग हंस पड़े, लेकिन सभी को टोकते हुए उन्होंने कहा कि यह मजाक नहीं है, अगर उन्हें गुस्सा दिलाया तो ऐसा ही होगा। दुतर्ते की छवि सख्त नेता वाली रही है। वो पिछले वर्ष भी गैर कानूनी ड्रग्स, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही चुनाव जीते थे। उनके द्वारा नशे के खिलाफ चले गए अभियान में अभी तक हजारों ड्रग माफियाओं की मौत हो चुकी है। हाल ही में दुतर्ते टाइम मैगजीन के रीडर्स पोल में 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। दुतर्ते टाइम्स 100 रीडर्स पोल में लगातार आगे रहे थे। ये एक ऑनलाइन सर्वे है जिसमें प्रकाशक ने अपने पाठकों से उन लोगों के लिए वोट करने को कहा था जिन्हें इस वर्ष टाइम की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चलिए बात करते हैं आज के इतिहास की।
24 अप्रैल 1815 में भारतीय सेना की पहली और सबसे बहादुर बटालियनों में गिनी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट ने 200 साल पूरे किए हैं। और 24 अप्रैल 1815 में हिमाचल में गोरखा रेजिमेंट की नींव रखी गई थी। 24 अप्रैल 1858 में साल 1857 के महासमर के योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह का निधन हुआ था। 24 अप्रैल 1972 में मशहूर भारतीय पेंटर जेमिनी रॉय का निधन आज ही के दिन हुआ था और 24 अप्रैल 1955 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। 24 अप्रैल 1973 में क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 24 अप्रैल 1974 में हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। और बात हो रही है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो ये हम आपको ज़रूर बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत ने जिनका 11 बरस में 23 बार तबादला किया, वही हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। बेगूसराय में जन्मे दिनकर जी पटना कॉलेज से स्नातक कर साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े थे। छायावादी दौर के क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के कवि दिनकर जी ने रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, बापू आदि महत्वपूर्ण कविताएं रची हैं और तमाम कविता संग्रहों की भी रचना की है। दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 1959 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण सम्मान और संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। दिनकर की भाषा वो भाषा है जो सभी के तमाम जवानों के खून में रवानी भर देती है। दिनकर एक ऐसे कवि के रूप में हमारे आपके बीच सदैव मौजूद हैं और तमाम अपनी रचनाओं के साथ हमारे सामने खड़े रहते हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि हमारी जो नस्ल है वो कहाँ से आई है, हमारा इतिहास क्या है। तो ऐसे ऐतिहासिक कवि को आज याद करते हुए उनकी कुछ ऐतिहासिक पंक्तियों के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।